दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन की, कि किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हाँ, वीडियो के एंड में आपने कमेंट करना है और स्कोर मेंशन करना है कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी आप मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन को, तो उसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए और फिर उस हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में आपको यहाँ दो स्टेटमेंट दे रखी है। ये पहला स्टेटमेंट है कि सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द फंड स्ट्रिक्टली प्रोवाइड अ शॉर्ट टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी, यानी कि जो फंड है ये एक तरह से फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, ये बोला जा रहा है फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब यहाँ पर ये है, प्रोजेक्ट का मतलब कि एक बार जब हार्वेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, यानी क्रॉप को जब हम निकाल लेते हैं फील्ड से, उसके बाद मार्केट तक जाने में के बीच में जितनी भी चीजें होती है उसको इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द फंड विल बी मैनेज्ड, इस फंड को मैनेज एंड मॉनिटर थ्रू द ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS प्लेटफॉर्म, यानी इस फंड को जो मैनेज किया जाता है MIS प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनेजमेंट किया जाता है इसका, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज किया जाता है इस फंड को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो अब आपको यह बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है इन दोनों स्टेटमेंट को। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्या है ये समझ लेते हैं। तो ये जो फंड है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसे यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूवल दिया हुआ है इस फंड को। ठीक है, यानी कि ये बोल सकते हैं ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन में आपसे बोला गया था ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, बल्कि ये गलत है, ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं बल्कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के लिए फाइनेंशिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। गलत क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया था शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जबकि ये शॉर्ट टर्म नहीं है बल्कि ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की इसमें बात की जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें, जिसमें ये बोला गया कि इसके अंदर फंड को जो मैनेज किया जाता है वो ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू इसे मैनेज किया जाता है, जिसे शॉर्ट में MIS भी बोला जाता है। यानी कि इस फंड को, यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को MIS प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे बोला जा रहा है कुछ स्टेटमेंट गिवन है और स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो मीजल इज कंटेजियस बैक्टीरिया डिसीज, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि मीजल के बारे में बोला जा रहा है, ये कंटेजियस बैक्टीरियल डिसीज है ये। और सेकंड आपसे रूबेला के बारे में बताया जा रहा है, रूबेला इज ए मिल्ड वायरल इन्फेक्शन है एंड दैट मोस्टली अफेक्ट चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट, यानी कि ये जो रूबेला है ये छोटे बच्चे और जो थोड़े से बड़े यानी कि यंग अडल्ट है उसको ये अफेक्ट करती है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये हमें आइडेंटिफाई करना है इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ
करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अब जान लेते हैं ऐसा क्यों है। तो मीजल के बारे में जो बोला जा रहा था, ये मीजल के बारे में अगर आप डिटेल में हम लोग पढ़े तो ये मीजल क्या होता है, हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है ये, ठीक है। वहां पे कंटेजियस डिसीज बोला गया था, बल्कि ये वायरल डिजीज है, कंटेजियस वायरल डिजीज है, जो कि जिसकी वजह से डेथ तक हो जाती है, ये बोला जा रहा है। और किसकी होती है, माल न्यूरिश्ड चिल्ड्रन की, यानी कि जो बच्चा को भोजन या फिर पोषण प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता, उन बच्चों के होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और इसकी वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है इसकी वजह से। यानी कि ये हो गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा गलत हो गया। अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करें रूबेला की, तो रूबेला क्या है, कंटेजियस जनरली माइल्ड वायरल इन्फेक्शन है। यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट आपको जो बोला गया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये बच्चों में और जो यंग अडल्ट है उसके अंदर ये बीमारी फैलती है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। इसके अलावा जो रूबेला बीमारी है, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके अंदर भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इसे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ओपन स्काई एग्रीमेंट के बारे में, और इसके बारे में आपके पास यहां कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ये स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है। दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है आपने और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि भाई सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पहले देखते हैं। इट अलाउ द एयरलाइंस टू ऑपरेट एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स बिटवीन सिलेक्टेड सिटी ऑफ टू कंट्री। यानी कि ओपन स्काई एग्रीमेंट जो साइन होता है, ये अलाउ करता है एयरलाइंस को कि वो दो सिटी के बीच में, टू डिफरेंट कंट्री के सिटीज के बीच में अनलिमिटेड टाइम्स वो फ्लाइट एयर कर सकते हैं, यानी कि जहाज उड़ा सकते हैं, ये बोला जा रहा है इस एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इंडिया डज नॉट हैव ओपन स्काई एग्रीमेंट विद एनी कंट्री, कि हमारी कंट्री ने अभी तक किसी भी कंट्री के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2। अब हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, अगर हम बात करें ओपन स्काई एग्रीमेंट की, ठीक है। तो ऑप्शन जो इस तरह से है आपके लिए, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ये जो ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। अब क्यों ऐसा, अब डिटेल में समझ लेते हैं ओपन स्काई एग्रीमेंट के बारे में। तो ओपन स्काई एग्रीमेंट, जैसा कि स्टेटमेंट 1 में आपको बोला गया था कि दो कंट्री यानी कि दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट होता है, इस वजह से इसे बायलेटरल एग्रीमेंट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इस बायलेटरल एग्रीमेंट के थ्रू एयरलाइंस को ये हम पावर देते हैं कि भी वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में दो सिटी है, मान लीजिए सिटी ए एक कंट्री में और दूसरी कंट्री में सिटी बी है, तो उनके बीच में एन नंबर ऑफ टाइम, यानी कि कितनी बार भी अनलिमिटेड टाइम्स वो एयर फ्लाइट उड़ सकती है, यानी कि जहाज उड़ाया जा सकता है, इनके बीच में ये एग्रीमेंट होता है। यानी कि ये पैसेंजर फ्लाइट भी उड़ाई जा सकती है और कार्गो सर्विस भी प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है, इस एग्रीमेंट की तरह। अच्छा, अब फिर नेक्स्ट ये बोला गया कि आपसे कि भी इंडिया ने किसी भी कंट्री के साथ इस तरह का एग्रीमेंट साइन किया ही नहीं है, नेशनल ये ओपन स्काई एग्रीमेंट, ये बात बिल्कुल गलत है। इंडिया ने 2016 में, ठीक है, जब ये हम बात करें सार्क कंट्री यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के साथ हमारी कंट्री ने ओपन स्काई एग्रीमेंट जो है इसे साइन किया गया था, और जिसके अंदर ये बोला जा रहा था कि 5000 किलोमीटर के रेडियस में न्यू दिल्ली के 5000 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट जो कि सार्क वगैरह कंट्री के साथ ये इनको अलाउड होगा कि आया जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट जो आपको स्टेटमेंट दिया गया था कि भाई इंडिया ने किसी का साइन नहीं किया है, ये गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। इंडिया के साथ कुछ और भी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने ये साइन किया हुआ है, जैसे ग्रीस, जमाइका, गुआना, फिनलैंड, यूएसए और जापान। ये कुछ ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने ओपन स्काई एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है, यानी सार्क कंट्री के अलावा कुछ और भी कंट्री है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया।
यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। भाई इतने सारे एग्रीमेंट साइन कर रखा है हमारी कंट्री ने और कहा जा रहा है साइन नहीं किया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि हमारी कंट्री में जो इलेक्शन होते हैं उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है आपसे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट हैज बीन इंटरेस्टेड विद द फंक्शन ऑफ द कंडीशन कंडक्टिंग इलेक्शन फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि इसको जो स्टेट इलेक्शन कमीशन को हमारी कंट्री में जो स्टैब्लिश किया गया है, इसका जो मेन फंक्शन है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन को कंडक्ट करना अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट होता है उसे अपॉइंट करते हैं कौन, गवर्नर अपॉइंट करता है उसे स्टेट का। अच्छा, नेक्स्ट बात की जा रही है कि टेन्योर और अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, गवर्नर की इसके बारे में, तो उसके बारे में जो डायरेक्शन है ये डायरेक्टेड एज पर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव। स्टेट लेजिस्लेटिव में यानी कि विधानसभा के अंदर जो भी लॉ बनाया जाता है उसके अकॉर्डिंग इनका टेन्योर यानी कितने पीरियड के लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा और उसका टेन्योर क्या होगा, इस तरह का जो डिसीजन लिया जाता है वो किसके थ्रू लिया जाता है, ये भी जो लॉ बना रखा है स्टेट लेजिस्लेटिव ने उसके अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि उसके डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो ये कुछ 3 स्टेटमेंट थी आपके पास। अब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी में बोला जा रहा है 1 2 3 यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी का मतलब ये हो कि सेकंड एंड थर्ड जो है सिर्फ ये करेक्ट है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो गलत है। गलत इसलिए कि भी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है सिर्फ स्टेट असेंबली की इलेक्शन को कंडक्ट नहीं करता, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करता है। जैसे कि भाई एक तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो कंडक्ट कराना ही कराना है, वो लोकल बॉडीज के भी और म्युनिसिपैलिटी के भी इलेक्शन को कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो इट मींस ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन को खूब सारे राइट मिले हुए हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर आर्टिकल 324 फर्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर ये बोला गया है कि कमिश्नर जो भी कमीशन होगा उसे पावर होगा, उसके पास एक पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस का पावर होगा, और वो डायरेक्शन और कंट्रोल जो भी इलेक्शन के बारे में होगा सारा इसके अंदर आर्टिकल 324 फर्स्ट में ये आएगा। स्टेट के बारे में बात करें तो अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 243 का जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी हम जो इलेक्शन में पोल होता है यानी कि जो मतदाता जो मतदान करके आते हैं, ठीक है, यानी कि पोल होता है उसके लिए जो लिस्ट प्रिपेयर होती है वो लिस्ट इस आर्टिकल यानी आर्टिकल 243 के तहत उनको पावर दी जाती है कि वो पंचायत म्युनिसिपैलिटी और बाकी सबके लिए जो इलेक्टोरल रोल होगा उसको प्रिपेयर करेगा। ठीक है, और उसे कंट्रोल भी करेगा। ठीक है, ये आता है इसकी पावर आर्टिकल 243 के पॉइंट ए में। ठीक है, और नेक्स्ट आर्टिकल 343 के का सेकंड पॉइंट जो है इसके अंदर टेन्योर और अपॉइंटमेंट के बारे में सारी चीजें डिसाइड होती है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया, लेकिन भाई सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इट मींस बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू UNCLOS मरीन मैरीटाइम जोन के बारे में। ठीक है, तो अब आपके पास इसके रिगार्डिंग में भी 2 स्टेटमेंट है और आपने आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, द कोस्टल स्टेट्स हैव सोवरेनिटी एंड जुडिक्शन ओवर द टेरिटोरियल सी, यानी कि जो भी कोस्टल स्टेट होंगे यानी कि वो सारे स्टेट जो कि स्टेट का मतलब यहां नेशन से है, ठीक है, उस कंट्री की बात की जा रही है। कोस्टल स्टेट का मतलब वो सारी कंट्री जो कि भी सी के साथ, ठीक है, किसी भी सी के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। ठीक है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि भी उसके पास ने ये पूरा पावर होगा। तो सोवरेनिटी और उसकी जुडिक्शन का जो सोवरेनिटी और जुडिक्शन का पूरा पावर होता है उनका उस टेरिटोरियल
सी के अंदर, यानी कि मान लीजिए हमारी कंट्री इंडिया है, यानी कि ये जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, तो इधर का जो भी एरिया है और इधर जो ईस्टर्न घाट इधर का, यानी कि सी के बाद का एरिया, यानी कि ये अरेबियन सी और इधर जो बे ऑफ बंगाल है, इधर का जो एरिया है, इस पूरे वाटर वाले एरिया में हमारा क्या होगा, हमारी सोवरेनिटी होगी और हमारा जुडिक्शन हमारी कंट्री का होगा इसके अंदर, ये बोला जा रहा है इसके अंदर। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द कंटिन्यूअस जोन जो होगा वो एक्सटेंड सी वॉर्ड अप टू 24 एनएम, एनएम का मतलब यहाँ पे न्यूटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन, यानी कि जो बेस लाइन होगा इस बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक या 24 एनएम तक का जो एरिया होगा उस कंट्री के अंतर्गत आएगा ये चीजें। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अगर हम बात करें मैरीटाइम जोन के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए सही आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब हुआ दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले तो हमें ये टेरिटोरियल सी क्या होता है ये जान लीजिए, यानी कोई भी कंट्री है उसके साथ सी वाला जो एरिया होता है, ठीक है, यानी कि जो उसका, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कंट्री में ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का जो एरिया होता है ये हमारा टेरिटोरियल सी का जो एरिया ये हमारा एरिया है। अच्छा, उसके बाद जो ये बोला गया था कि भी कहां तक अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि उस एरिया को बोला जाता है कॉन्टिजियस जोन। मान लीजिए ये कुछ, एक मिनट, ये कुछ हमारी कंट्री है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये हमारी कंट्री है, ठीक है, थोड़ा ठीक जैसा भी है समझ लीजिए हमारी कंट्री। तो ये जो सी वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया है, यानी कि ये तो कोस्टल एरिया, ये टेरिटरी, हमारी टेरिटरी यहां तक है अगर हम लैंड की बात करें, लेकिन सी लेवल की बात करें इसे हम 24 नॉटिकल माइल्स तक इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि यहां तक ये हमारा पावर है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं बे ऑफ बंगाल में और इधर अरेबियन सी के अंदर और नीचे जो हमारी कंट्री से जो ओशन है इंडियन ओशन में, ये हमारे टेरिटरी के अंदर ही इसे इंक्लूड किया जाएगा और इस जोन को बोला जाता है कॉन्टिजियस जोन बोला जाता है। ठीक है, कहां तक 24 न्यूटिकल माइल्स तक, ये बेस लाइन से, बेस लाइन का मतलब है जो हमारा लैंड एरिया जहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हुआ, करेक्ट हो गया। अच्छा, अब थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट में जो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब ये होता है कि भाई ये जो एरिया है इसे 200 न्यूटिकल माइल तक एक्सटेंड करना। ठीक है, ये सी लेवल पर 200 न्यूटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है बेस लाइन से, यानी कि लैंड एरिया से, वो किसके अंदर आता है, वो आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन था इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये इसे एक्सटेंड कर सकते हैं 24 तक, बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात हो गई। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला गया भी कोस्टल एरिया जो होगा उस पर्टिकुलर कंट्री के सोवरेनिटी के अंदर आएगा, उसके जुडिक्शन के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों स्टेटमेंट, दोनों की दोनों वर्ड बिल्कुल करेक्ट है, यानी स्टेटमेंट 1 भी हमारा करेक्ट है, बी भी हमारा, सेकंड भी हमारा करेक्ट है। इट मींस करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही किए हैं इस वीडियो के अंदर, जितने भी क्वेश्चन आज अटेम्प्ट किए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने बाकी फ्रेंड्स में इसे शेयर जरूर करिए। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।